बच्चों अनसॉल्व्ड एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 के अनसॉल्व्ड एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 4। दो चार्जेस हैं 9e एंड e और इनके बीच में एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है। इसके ऊपर 9e जो है चार्ज फोर्स लगा रहा है F1, स्मॉल क्यू पर स्मॉल e चार्ज फोर्स लगा रहा है इधर। F1 इसकी वजह से फोर्स है, F2 इसकी वजह से फोर्स, दोनों फोर्सेस अपोजिट हैं। और क्वेश्चन की डिमांड है कि स्मॉल क्यू होना चाहिए इक्विलिब्रियम में। वो कब होगा? जब दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे और अपोजिट तो दिख रहे हैं आपको, और मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। वैल्यू पुट करें। F1 का वैल्यू क्या हो? F1 किस किस के बीच में फोर्स है? इन दोनों के बीच में, ये दोनों चार्ज आएंगे। 9e³ अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। F2 कौन है? इन दोनों के बीच का फोर्स K³ E 16 माइनस x स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे और x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन 5 में बच्चों दो स्फीयर्स हैं और दोनों स्फीयर्स कैसे हैं? आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसे। इस वजह से फाइनल चार्ज यानी कि आफ्टर कांटेक्ट द चार्ज एट ईच स्फीयर विल बी इक्वल। दोनों पर चार्ज इक्वल होगा। इक्वल होने की वजह क्या है? दोनों स्फीयर्स सेम हैं, आइडेंटिकल हैं, यानी कि Q1 एंड Q2 दोनों सेम होंगे। कौन सा? आफ्टर कांटेक्ट वाले चार्ज। इससे पहले कांटेक्ट के पहले चार्ज कैसा था, क्यों था, अपने को कोई, ठीक है ना, क्वेश्चन से मतलब ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता अपने को मतलब ही नहीं कि कांटेक्ट से पहले चार्ज कैसा था। ओके, इसके अंदर F का वैल्यू आपको गिवन है 0.025, स्मॉल r का वैल्यू गिवन है आपको 0.9 मीटर, और K का वैल्यू पता है, Q का वैल्यू पता लगाना है आपको, ठीक है ना। बच्चों 7th क्वेश्चन के अंदर डाइपोल मोमेंट का वैल्यू गिवन है, ठीक है, और यहाँ थोड़ा सा यूनिट में मिसप्रिंट है, cm लिखा हुआ है। ये cm माने सेंटीमीटर नहीं है, क्वेश्चन में देखिए इट इज़ कूलाम मीटर। इट शुड बी कैपिटल C नॉट स्मॉल c। खैर, डिस्टेंस का वैल्यू पता लगाना है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, सेपरेशन। Q H प्लस आयन पे चार्ज कितना होता है, या Cl माइनस पर चार्ज कितना होता है? प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कैसे पता लगा? सुनो कि वैसे तो हाइड्रोजन के एक एटम पे जो न्यूट्रल कंडीशन में होता है उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है। H प्लस आयन बनता है तब कैसे बनता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो उसके पास में कैसा चार्ज हुआ? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस क्लोरीन एटम के पास देखिए तो न्यूट्रल कंडीशन में इसके पास 17 प्रोटॉन एंड 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को 18 कर लेता है, तब इसके पास में टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। खैर, तो Q का वैल्यू कितना है? 1.6, ठीक है, इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में आपने ये फॉर्मूला मालूम है, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, और आपके क्वेश्चन की कंडीशन में क्या है? फोर्स का फॉर्मूला QE। F इक्वल टू QE कब होता है? जब एक Q चार्ज कैपिटल E इंटेंसिटी वाले फील्ड में क्या इन्फ्लुएंस में हो, ठीक है ना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया QE अपॉन m। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इनको कंपैरिजन करने के लिए बोला है। तो इसमें QE और QP, चार्ज एट इलेक्ट्रॉन, चार्ज एट प्रोटॉन, कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इक्वल है। कैपिटल E सेम क्यों है? क्वेश्चन ये बोल रहा है
द बोथ आर इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बच गया कौन, एम पी अपॉन एम। और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपको रटा हुआ होना चाहिए। एम पी का वैल्यू कितना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और एम ई का वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और उनका रेशो है वो मैं कह रहा था आपको रटा हुआ होना चाहिए। फिर भी आंसर तो आपका आ गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर Q1 की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, नाम क्या रखूँ मैं उसको, E1। किधर जा रहा है E1 का एरो, अवे फ्रॉम Q1। E2 का एरो किधर जा रहा है, अवे फ्रॉम Q2। Q3 का एरो जा रहा है E3 का एरो जा रहा है Q3 से अवे, और Q4 से अवे जा रहा है E4 का एरो, ठीक है। पूरा डायग्राम आइडेंटिकल है, सारे चार्जेस इक्वल हैं, स्क्वायर है, ठीक है ना। तो E1 एंड E3 इक्वल होंगे और अपोजिट हैं, कैंसिल हो जाएंगे। E4 एंड E2 इक्वल हैं और अपोजिट हैं और कैंसिल हो जाएंगे। रिजल्टेंट कैसा आएगा, 0। लेकिन थोड़ी और बात आगे बढ़ाते हैं अपन लोग। क्या, सपोज स्क्वायर नहीं होता और इक्विलेटरल ट्रायंगल होता, ठीक है, तो क्या होता, कौन सा पॉइंट बने पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, सेंटर में, ठीक है। सेंट्रोइड बोल दो, सेंटर बोल दो। तो E1 का डायरेक्शन ये, E2 का ये, E3 का डायरेक्शन ये। और एक चीज याद रखो बच्चों, क्या, इन तीनों का रिजल्टेंट भी 0 आएगा, ठीक है। इसको अपन लोग डिटेल में करके देखते हैं, ठीक है। ओके, डिटेल में अपन लोग वर्कशीट के अंदर ये क्वेश्चन डाल करके फिर करेंगे। अभी अपन लोग आगे बढ़ेंगे, पर अपन लोग शॉर्टकट में एक बात देख लो, वो ये कि 3 फोर्सेस हैं, तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है और तीनों के बीच में म्यूचुअल एंगल कैसा है, इक्वल है। ऐसी कंडीशन होती है तो इन तीनों का वेक्टर सम 0 आएगा, ठीक है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ये सिचुएशन गिवन है। एक डाइपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, मतलब है कि इस जगह का, इस रीजन का फील्ड और इस रीजन का फील्ड सेम है। डाइपोल में चार्ज तो सेम होते ही हैं, ठीक है, ये दोनों चार्जेस इक्वल होते हैं, साइन अपोजिट होता है लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। तो इन दोनों चार्जेस का क्यू सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है QE, इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है QE, दोनों इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट होंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0। इसका नाम क्या है, इस वाले फोर्स का नाम क्या है? केवल फोर्स बोलो तो भी ठीक है, लेकिन बेटर क्या है, क्या बोले इसको, लीनियर फोर्स। इट मे बी कॉल्ड एंगुलर फोर्स और टॉर्क, एंड इट इज बेटर कॉल्ड लीनियर फोर्स। तो किसी भी डाइपोल पे जो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो पुट किया हुआ हो, तो उस पर नेट लीनियर फोर्स 0 होता है। लेकिन टॉर्क का 0 होना ज़रूरी नहीं है। टॉर्क 0 कब हो सकता है, जब ये एंगल 0 और 180 डिग्री हो। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 180 का वैल्यू 0। तो थ्योरी में जाकर के देख सकते हैं। मतलब ये है कि द फोर्स विल बी 0 बट टॉर्क
इज नॉट नेसेसरीली 0। क्वेश्चन नंबर 12 को भी देखते हुए चलते हैं, छोटी सी बात है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है ये, चार्ज का वैल्यू गिवन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज है, डिस्टेंस का वैल्यू क्लियरली गिवन नहीं है, इसमें मिसप्रिंट हो गया। डिस्टेंस यदि 1 एंगस्ट्रॉम गिवन होता तो आंसर ये आता, डिस्टेंस 2 एंगस्ट्रॉम गिवन होता तो आंसर ये आ जाता। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है, उसके अंदर 2 चार्जेस हैं, उन दोनों को कांटेक्ट करवाया, टच करवा दिया, तो दोनों का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, +5 एंड -5, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो चार्जेस 0 हो जाएंगे तो फोर्स भी 0 होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें बच्चों, देयर आर 2 बॉडीज हैविंग चार्ज इक्वल बट ऑपोजिट इन नेचर। ठीक है, उसके बाद दोनों को कांटेक्ट करके और 75% एक बॉडी का चार्ज दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिया। इसका 75% कितना होगा, 3/4 ऑफ Q। इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, ठीक है, इसमें से 3/4 निकल गया तो Q/4 अब इसमें रिमेनिंग होगा। इसके पास -Q चार्ज पहले से था और 3Q/4 इसमें और ऐड हो गया, इस पे चार्ज कितना आ गया, -Q/4। ठीक है, इस कंडीशन में, अच्छा इन दोनों कंडीशंस में डिस्टेंस सेम है। इस कंडीशन में दोनों के बीच में जो फोर्स है कितना होगा, Q1 Q2 अपॉन R², Q मिला करके क्या बन गया, Q²। ठीक है, इस कंडीशन में फोर्स, मैं इसको F' बोल रहा हूँ, फोर्स कितना होगा, Q/4 अपॉन R²। ठीक है, सॉल्व कर, 4 and 4 मिला के क्या बन गया, 16 मल्टीप्लाइड बाई Q² अपॉन R²। इसको क्या बोल रहे हैं अपन लोग, F। क्या लिख सकते हैं, F अपॉन 16। Then the new force after joining, the new force becomes F upon 16. This is your answer. तो बच्चों अब अपन लोग न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरिकल्स का है। 2 चार्जेस है, एक का वैल्यू +10 माइक्रोकूलम एंड अनदर इज -20 माइक्रोकूलम। दोनों को टच किया और फिर सेम डिस्टेंस पर पुट कर दिया। दोनों को टच करेंगे तो क्या होगा, बिफोर कांटेक्ट एंड आफ्टर कांटेक्ट दोनों का टोटल चार्ज कंजर्व्ड रहेगा। दोनों का टोटल चार्ज कितना है, ऐड करिए, बताओ कितना आ रहा है, -10। अब क्या होगा, जो टोटल चार्ज है -10, ये दोनों बॉडीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा, बड़े वाले बॉडी में ज़्यादा चार्ज जाएगा, छोटे कैपेसिटी वाली बॉडी में कम चार्ज जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हैं, तो -10 जो दोनों का टोटल कितना है, -10 का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में बराबर बराबर होगा। जब दोनों बॉडीज के चार्ज 10 और 20 थे तो फोर्स ये है, और अब फोर्स कितना हो जाएगा कि 5 अपॉन R²। ठीक है, ओके। इन दोनों का रेशो पता करना है, इसको डिवाइड कर दो, रेशो आ जाएगा।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें डायग्राम देखिए, दो चार्जेस गिवन है, दोनों का वैल्यू इक्वल है। Q1 की वजह से पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस तरफ। E1 का एरो किस तरफ जा रहा है, Q1 से अवे। E2 का एरो किधर जा रहा है, Q2 से अवे। ये एंगल कितना है, 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये 60, तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल 60 होगा। ओके, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड पता करते हैं। ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, K/R²। दोनों का चार्ज इक्वल है, इसलिए दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। यहाँ पे R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट। विच पॉइंट, ऑन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड। The R is the distance between source charge and the point। वो R का रोल प्ले कौन कर रहा है यहाँ पे, A, ठीक है। ओके, E1 और E2 का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर ट्वाइस E1 E2 cos 60, ठीक है। बट E1 और E2 का वैल्यू तो सेम है, तो जो भी है वो पुट कर दो। और मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि आप इतना बड़ा नंबर बार बार लिखोगे, ज़्यादा इजी है कि आप इसको x लेट कर लो और क्या आसान हो जाएगा। E1 का वैल्यू क्या होगा, x स्क्वायर x इंटू एक्स। कोस 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ। 2 and 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ये कितना है, x स्क्वायर 3x² √3x, और x कौन है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, इस जैसा क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व एग्जाम्पल्स में कर चुके हैं, लेकिन वो कंपैरेटिवली इजी था। ये थोड़ा सा इसमें एक ट्विस्ट है, देखते हैं क्या है। दो चार्जेस हैं, वो अपने चार्ज की वजह से रिपेल हो रखे हैं, मास की वजह से उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो इस कंडीशन में वो स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। थीटा का वैल्यू कितना है, न्यूमेरिकल वैल्यू देख के बताओ, 15 डिग्री, 15 30 डिग्री क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इस बॉडी पर 3 फोर्स लग रहे हैं, 3 फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ टेंशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। बिल्कुल पहले वाले की तरह, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ये थीटा है और एस टी का इधर कंपोनेंट टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, ठीक है। ओके, टी कॉस थीटा एंड एम जी आर बैलेंस्ड, टी साइन थीटा एंड एफ ई आर बैलेंस्ड, ठीक है। इसके वो जो इक्वेशन है उन लोग यहाँ लिख लेते हैं। टी साइन थीटा, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, छोटा कर लेते हैं। टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। ओके, दोनों को डिवाइड किया, ठीक है। क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी। ये पहले भी आ गया था, एफ ई का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। एफ ई का वैल्यू क्या, एफ ई का वैल्यू पुट करते हैं, के
Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर इंटू mg। r कौन है? डिस्टेंस बिटवीन द टू। ठीक है, ये आ गया। k क्या है? k का भी वैल्यू लिख लेते हैं। k क्या होता है? बहुत पहले से चला आ रहा है, 1/4πε। ठीक है, इसको फाइनल फॉर्मूला लिख लें। यहाँ पे इनको इरेज करके मैं लिख देता हूँ वापस से। tan थीटा इक्वल टू क्यू स्क्वायर, क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू स्क्वायर 4πε r स्क्वायर mg। दैट्स ऑल। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया। ये सॉरी, ये आपके क्वेश्चन का हाफ पार्ट हुआ। सेकंड हाफ में क्या है, ये पूरे अरेंजमेंट को एक लिक्विड में जाकर के डिप कर दिया। अब चार्जेस के अराउंड एक लिक्विड मीडियम है, उस लिक्विड की डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। उस लिक्विड मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है वो ही पता करना है। ठीक है, लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता करना है। लेकिन अभी इस फर्स्ट कंडीशन में इन चार्जेस के अराउंड क्या है ये तो गिवन ही नहीं है। ठीक है ना, आप जब भी मीडियम गिवन नहीं हो तो एप्सिलॉन नॉट यानी कि वैक्यूम अज्यूम कर लो। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला डायग्राम बनाते हैं जहाँ पे दोनों बॉडीज उस लिक्विड मीडियम में हैं। तो बच्चों, अपन लोग लिक्विड में मर्ज करने के बाद में क्या क्या फर्क पड़ेगा, इन दोनों डायग्राम्स में किस चीज़ का डिफरेंस आएगा, उसको बड़ा ध्यान से देखते हैं। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या मास पे फर्क पड़ जाएगा? बिल्कुल नहीं। किसी बॉडी का मास थोड़ी चेंज हो जाता है, ठीक है ना, इधर उधर करने से। तो mg एज इट इज, ठीक है, mg सेम रहेगा बराबर। क्वेश्चन ये बोल रहा है क्या कि थीटा सेम। जरा देखो क्वेश्चन में लिखा है कि एंगल रिमेन्स सेम, तो थीटा सेम रहेगा। दूसरी बात ये हो गई थीटा सेम रहेगा। ठीक है, ओके, थीटा सेम। अच्छा, स्ट्रिंग की लेंथ थोड़ी लंबी छोटी हो जाएगी, स्ट्रिंग की लेंथ भी वो रहेगी। जब स्ट्रिंग की लेंथ सेम है, थीटा सेम है, तो अंडरस्टूड है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी इक्वल रहेगा। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस विल ऑल्सो रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, ओके। क्या चार्ज बदल जाएगा? चार्ज तो कभी नहीं बदलता है ना, ये तो कुछ भी कर लो चार्ज नहीं बदलेगा। चार्ज नहीं चेंज होगा तो सोचो कि इन दोनों का एफ ही क्या वही रहेगा। देखते हैं, तो चार्ज भी वही रहेगा, ये चार्ज भी वही रहेगा। ठीक है, एक चीज और है, टेंशन। तो टेंशन जो है पता नहीं चेंज होगा नहीं होगा, अपन लोग इस टेंशन की टेंशन नहीं करते। अपन ने तो मान लिया चलो ठीक है, क्योंकि मेरे को मालूम है, देखो यहाँ पे टेंशन जो है आ रहा है कि इधर नहीं, तो अपन लोग टेंशन का टेंशन क्यों करें। टेंशन जब आपने डिवाइड करे तो कैंसिल हो गया था, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, टी कैंसिल हो गया था। तो जब जो कैंसिल हो जा रहा है उसकी टेंशन क्यों करेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, तो टेंशन वैसे चेंज होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अभी आप इसके अंदर डायग्राम के अंदर कुछ मिस कर रहे हो, देखते हैं कुछ मिस कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज मेरे से मिस हो गई, मैं इस इलेक्ट्रिक फोर्स को कह रहा हूं कि ये भी चेंज होगा। फोर्स के फॉर्मूला में कौन है जो चेंज हो?
एप्सिलन। यहाँ पर एप्सिलन कौन था? एप्सिलन नॉट, वैक्यूम का। यहाँ पर लिक्विड आ गया, तो इस Fe के फॉर्मूले में एप्सिलन है तो चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया चेंज। एक और फोर्स है जो यहाँ मिस कर रहे हैं, और वो है फोर्स ऑफ बायंसी। आपको कैसे पता पड़ेगा कि फोर्स ऑफ बायंसी का रोल है? तो ये मैं बता रहा हूं तो पता पड़ गया आपको, ठीक है। वरना आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कि बहुत कुछ चेंज हो रहा है, थीटा फिर भी चेंज नहीं हो रहा, ये चक्कर क्या है? तो जरूर कोई ना कोई एक फोर्स और है, ठीक है। फोर्स ऑफ बायंसी। थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। फोर्स ऑफ बायंसी की डायरेक्शन किधर होगी? हमेशा फोर्स ऑफ बायंसी, मैं इसको बी बोल देता हूँ, ठीक है। फोर्स ऑफ बायंसी की डायरेक्शन किधर होती है? हमेशा अपवार्ड। अपवार्ड बोलने से बेटर है बोलेंगे mg से अपोजिट, एक ही बात। टी डैश के कंपोनेंट्स ब्रेक करें, टी डैश कॉस थीटा, टी डैश साइन थीटा, बिल्कुल पहले की तरह से, ठीक है। इन दोनों बॉडीज पर ये सारे फोर्सेस शो नहीं करें तो भी चल जाएगा। किसी एक पर जितने सारे फोर्स लग रहे हैं दूसरे भी उतने ही लग रहे होंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि केवल एक पर ही लग रहे हैं, इसलिए आपकी इच्छा हो दोनों पर फोर्सेस शो करें, एक पर करो चलेगा, पर डायग्राम मस्त बनना चाहिए, ठीक है ना। आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी डेरिवेशन की और किसी भी न्यूमेरिकल की बिल्कुल जान है, उसकी चाबी है, उसका बीज है डायग्राम। डायग्राम जो है आप नहीं बना पाते हैं तो आपको न्यूमेरिकल कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो आप देखें, दोनों डायग्राम्स को देख लें आराम से। ये डायग्राम कौन सा है? व्हेन द टू बॉडीज आर केप्ट इन वैक्यूम, है ना। और ये बॉडीज जब वो रखी हों लिक्विड के अंदर, दोनों में क्या डिफरेंस आया है? इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फोर्स है बायंसी वाला। बायंसी वाला फोर्स का फॉर्मूला क्या है? 11th क्लास से अपन लोग बायंसी के फॉर्मूले को VDG बोलते आए हैं, ठीक है। और VDG में V क्या है, D क्या है, स्मॉल g क्या है 9.8, D क्या है? इट इज द डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग लिक्विड, surrounding fluid, this is, and V is the volume of the body which is merged into the liquid। तो ये तो बॉडी पूरी डूबी हुई है, जैसे अपन लोग अभी पूरे हवा में डूबे हुए हैं, मछलियाँ पूरी ही पानी में डूबी होती है, इस तरह से ये बॉडी पूरी ही लिक्विड में डूबी हुई है। जो भी बॉडी का वॉल्यूम है वो ही है ये, ठीक है ना। ओके, अब वापस फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। वर्टिकल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, मतलब जो अपन ने ये किया था वैसे के वैसे उस डायग्राम के लिए करो, ठीक है ना। देखते हैं, तो उधर स्क्रीन के ऊपर, बोर्ड के उधर साइड में चलते हैं, आ जाओ, ठीक है ना। और ये अपन लोग बोर्ड के दूसरी तरफ आ गए। तो बच्चों, बोर्ड किस तरफ आ जाए? हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन है? T sin थीटा और Fe दोनों इक्वल हैं, यानी बैलेंस्ड हैं। Fe पर मैंने Fe डैश क्यों लिखा है? क्योंकि इसके फॉर्मूला में एप्सिलन आ रहा है जो कि चेंज हो चुका। और T डैश cos थीटा और बायंसी फोर्स दोनों अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। इस फोर्स ऑफ बायंसी को इस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा? mg माइनस b, ठीक है। और इनको डिवाइड कर दो तो आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू Fe डैश अपॉन mg माइनस b, ठीक है।
अब एक काम करें, उधर आप tan थीटा, इधर देख लो, इधर आप tan थीटा निकाल रहे हैं, ठीक है, इधर tan थीटा निकाल लिया, उधर tan थीटा निकाल लिया अपन ने। दोनों को एक बार एक स्क्रीन पे रख लेते हैं, दोनों को एक स्क्रीन पे रख लेते हैं और फिर दोबारा एनालिसिस करेंगे। अब मैं इन दोनों को इरेज कर रहा हूं। फर्स्ट कंडीशन में tan थीटा क्या है, Fe अपॉन mg, ठीक है। सेकंड कंडीशन में tan थीटा का वैल्यू क्या है, Fe डैश अपॉन mg माइनस बी। सिर्फ एक बायंसी फोर्स यहाँ नहीं है, यहाँ पर बायंसी फोर्स है, बस इतना सा फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। कितना ये आसान सा दिख रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा स्क्रीन से आउट हो गया, नाउ इट इज लुकिंग बेटर। ये फर्स्ट कंडीशन का tan थीटा, सेकंड कंडीशन का tan थीटा। यहाँ पर ओनली mg फोर्स इज देयर इन वर्टिकल डायरेक्शन, और सेकंड कंडीशन में दो फोर्स है, एक बायंसी फोर्स भी है जो mg से अपोजिट है, ठीक है। Fe का वैल्यू यहाँ पे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये मैंने अपन लोग पहले पुट कर चुके थे। सिमिलरली यहाँ पे भी F डैश का वैल्यू, Fe डैश का वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दो R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा mg माइनस बी, ठीक है। यहाँ तक तो अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कूलॉम्स लॉ से Fe का वैल्यू पुट कर दिया। दोनों के Fe में फर्क किस बात का है, यहाँ नॉट और यहाँ का जो एप्सिलॉन है वो होगा एप्सिलॉन m, द परमिटिविटी ऑफ द लिक्विड मीडियम एंड दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। ये फॉर्मूला वैक्यूम के कंडीशन में पैदा हुआ फर्स्ट डायग्राम में, और ये फॉर्मूला इस सेकंड डायग्राम में पैदा हुआ है लिक्विड मीडियम की कंडीशन में, ठीक है। और आगे बढ़ाते हैं इसको, एक काम करें, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि ये थीटा सेम है, क्वेश्चन बोल रहे हैं थीटा रिमेन सेम। तो अपन लोग अगला स्टेप क्या लिखता है, इन दोनों एंगल्स, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। क्या है इधर, क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर mg इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन mg माइनस व्हाट b। और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन m को उधर ले जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर, और कुछ कुछ जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको अपन लोग हल्का कर दें। अपन लोग क्यों लेके चले, एप्सिलॉन m को ऊपर ले दो, एप्सिलॉन m ऊपर आ गया, एप्सिलॉन यहाँ पे R स्क्वायर मिस हो गया, R स्क्वायर, ये R स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट बच गया, एप्सिलॉन m ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट बच गया। फाइनली क्या बचा जी, ये mg ऊपर, नीचे क्या बच गया mg माइनस बी। कितना हल्का क्वेश्चन हो गया, आपका आंसर कितना हल्का हो गया, यही तो आपको पता करना है। दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और द रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना, ये आपको पता करना है।
अब आपका आंसर यहाँ पे आने वाला है। बी का वैल्यू क्या बताया था मैंने, वी डी जी, ठीक है। देखिए जी 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 कैंसिल हो गया, इसको भी रवाना कर दो, ठीक है। एम मास ऑफ दिस बॉडी, मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास का फॉर्मूला क्या रखा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये किसका डेंसिटी पुट किया मास में, बॉडी के मटेरियल का, क्योंकि बॉडी का मास है नहीं, तो बॉडी का मास है, बॉडी के मटेरियल का डेंसिटी पुट कर दिया अपन ने, ठीक है। वॉल्यूम 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 कैंसिल हो गया, ठीक है। वॉल्यूम 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 कैंसिल हो गया। अब तो आप खुद ही कर लेंगे, ठीक है ना, बस इतनी सी बात है। डेंसिटीज की वैल्यू पुट करिए, ये एप्सिलॉन आर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की एक दिक्कत है, अपने बुक में जो है वो थोड़ा लैंग्वेज गड़बड़ है उसके, ठीक है। फिर भी सॉल्यूशन आपको देख करके और लैंग्वेज को ठीक कर सकते हो, ठीक है। मैं क्वेश्चन अपने हिसाब से समझा देता हूँ, उसका कॉमन लैंग्वेज ट्रांसलेशन बड़ा उसमें बुक में बड़ा टिपिकल है कि दो बॉडीज़ हैं बी एंड सी, दोनों बॉडीज़ आइडेंटिकल हैं, दोनों का चार्ज सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो दोनों रिपेल करेंगी और दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू के Q1 Q2 सेम और डिस्टेंस वॉट एवर इट बी, डिस्टेंस R है सपोज, ये इनके बीच का फोर्स है। अब क्या किया, एक और आइडेंटिकल बॉडी जिस पे चार्ज कितना है 0, बॉडी ए, वो इसके साथ टच करा दी, अभी इस पर चार्ज 0 है, बॉडी बी के साथ इसको कांटेक्ट में लाया, ठीक है। तो अब इन पे चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना है Q प्लस 0, टोटल कितना है चार्ज Q, वो Q चार्ज आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, Q/2 और इस पे Q/2, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये दोनों चार्ज इक्वल क्यों है, क्योंकि बॉडीज आइडेंटिकल हैं, वरना मैं कई बार बोलते आया बड़ी बॉडी पे ज़्यादा चार्ज और छोटी बॉडी पर कम चार्ज आएगा, ठीक है। अब इस बॉडी को लिया, कांटेक्ट हटाया, ठीक है, इसके करीब ले गए, बॉडी ए को सी के करीब ले गए, सी से कांटेक्ट करवाया, ये कांटेक्ट करा दिया, तो क्या होगा, इन दोनों का जो टोटल चार्ज है कितना 3/2 Q, 1 और हाफ 3/2, ये 3/2 का आधा आधा यानी कि 3/4 इनमें बंटवारा हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, 3/4, ठीक है। और अब इसको भी रिमूव किया, कांटेक्ट डिस्कनेक्ट किया और इस बॉडी को बिल्कुल हमेशा के लिए दूर हटा दिया, ठीक है। ये है क्वेश्चन का ये सीन है जो मैंने आपको करके बताया। अब न्यू फोर्स कितना होगा, द न्यू फोर्स विल बी K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस चेंज नहीं करी है, ठीक है। कितना आ रहा है K Q एंड Q स्क्वायर R स्क्वायर और इन दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू कर लिए, जिसको मैं राउंड कर रहा हूँ वो क्या बोल रहे हैं, इसको जिसको हम लोग राउंड कर रहे हैं वो कौन है, F, ठीक है।
तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3/8 ऑफ एफ।